मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। आज के एक महत्वपूर्ण विषय पर, एक पुरुष जातक की कुंडली में हम बहुत ही एक अच्छे योगों का विचार करने जा रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें। आप 2-4 मिनट देखते हैं तो उसमें पूरा आपका ज्ञान नहीं होता। आप अंत तक जाइए, मैं उपाय भी बताऊंगा तो आपका ज्ञान की वृद्धि होगी। दर्शकों, आज का हम विचार करेंगे धन की हानि। द्वितीय भाव में सूर्य हो, आपका लगन कोई भी हो, द्वितीय भाव में सूर्य हो और वक्री शनि छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तो ऐसा सूर्य लाख प्रयत्न कर ले वो निर्धन ही रहेगा, धन संग्रह नहीं कर सकता। परिश्रम से जितना धन कमाएगा पता नहीं कितने रास्ते आ जाएंगे, वो फिर दरिद्र ही हो जाएगा, धन की हानि होगी। लगन कोई भी हो, द्वितीय भाव में सूर्य हो, छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में वक्री शनि हो। दूसरा एक योग बताने जा रहे हैं। आपका जन्म नक्षत्र कोई भी हो, जिसमें आपका चंद्रमा है वह जन्म नक्षत्र माना जाता है। उस जन्म नक्षत्र से अगर सूर्य 7वें नक्षत्र में है, 12वें में है, 17वें में है, 22वें में है, 27वें में है, तो ऐसा सूर्य विवाह नहीं होने देता। अगर उपाय से पहले शादी भी कर ली तो या तो सगाई छूट जाएगी या तलाक भी होना संभवतः है। तीसरा योग हम बात करेंगे। मेरे पास अभी कल परसों एक जातक ने कमेंट्स किया, गुरुजी केम धर्म के बारे में बताइए। मैं अलग से, आपको पता है, मैं अलग से किसी योग के बारे में नहीं बताता। जब मेरी संबंधित कुंडली में वो योग आता है तभी मैं बताता हूं। आज इस कुंडली में जो हम विचार करने जा रहे हैं उसमें केम ध्रुम योग भी है। यहां पर मैं आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन कराना चाहता हूं। हम भी कभी कभी गलत बोल जाते हैं, हमारे साथी भी गलत बोल जाते हैं, वो पूरा ध्यान नहीं देते, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि जो 18 हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मतभेद अवश्य है, कहीं ना कहीं, और इसलिए लोगों को केम धर्म के बारे में थोड़ी सी शंका रह जाती है। आज मैं आपको पराशर जी के अनुसार मैं बता रहा हूं। पराशर बृहद्होरा शास्त्र में चंद्र योग अध्याय 39 में इसकी व्याख्या स्पष्ट दी गई है। क्या है व्याख्या? केम ध्रुम योग कब बनता है? क्या व्याख्या है? सबसे पहले कि चंद्र के साथ कोई ग्रह की युति का नहीं होना। सूर्य को, इसमें सूर्य राहु केतु को मान्यता नहीं है। अगर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह की युति नहीं है तो केम ध्रुम योग हो जाएगा। अगर यहां शनि है, मान लिया शनि यहां होता, चंद्रमा शनि होता, तो वो योग ही चेंज हो जाता, विषयोग बन जाता। लेकिन उनका कहना है चंद्रमा के साथ अगर किसी ग्रह की युति नहीं है, उसमें सूर्य के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सूर्य के साथ जब होगा तो अमावस्या योगी हो जाएगा। दूसरा कोई ग्रह, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है, चंद्रमा के साथ अगर ये है तो केम ध्रुम योग नहीं होता। अगर है तो हो जाएगा। या तो ऐसी कंडीशन हो, इसका मतलब या तो चंद्रमा किसी ग्रह के साथ युति कर रहा है तो केम ध्रुम योग नहीं होगा। अगर चंद्रमा अकेला बैठा है तो केम ध्रुम योग होगा। अथवा है या चंद्रमा से द्वादश, जैसे चंद्रमा से द्वादश शनि है यहां पर, और द्वितीय में कोई ग्रह है, यहां पर भी सूर्य केतु राहु को मान्यता नहीं है। जैसे यहां पर शनि है तो यहां पर बुध हो सकता है, शुक्र हो सकता है, गुरु हो सकता है, मंगल हो सकता है। तो चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में अगर कोई ग्रह है तो केम ध्रुम योग नहीं होता, नहीं है तो केम ध्रुम योग होता है। अथवा, यानी 3 पोर्शन बताए उन्होंने। अथवा अगर लगन से केंद्र में कोई ग्रह हो तो भी केंद्र ध्रुम योग नहीं होता। जैसे ये लगन है, मान लिया लगन से, उसने भी सूर्य को मान्यता नहीं दी है, तो बाकी कौन से बच गए? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि।
अगर लगन से आप में से इनमें से मंगल बुध शुक्र गुरु शनि में से कोई भी ग्रह अगर केंद्र में है तो केंद्र योग नहीं होगा। उन्होंने अथवा डाल करके 3 स्थिति बताई है। पहली स्थिति, चंद्रमा के साथ अगर किसी ग्रह की युति है, सूर्य को अलाउड नहीं है, राहु केतु को अलाउड नहीं है, तो भी केंद्र योग नहीं होगा। चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह है तो भी केंद्र योग नहीं होगा। और लगन से कोई ग्रह सूर्य को छोड़ करके केंद्र में है तो भी केंद्र योग नहीं होगा। क्योंकि सोचो, जब उसकी पोजीशन ही बदली हो जाएगी, अगर केंद्र में कोई ग्रह आ जाएगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, तो वो केंद्र योग नहीं होता, खत्म हो जाता है। जातक परिजात में ऐसा बताया गया है कि चंद्र लगन में यहां पर चंद्रमा हो, यहां पर गुरु हो, केंद्र योग होगा। मेरे दर्शकों, जब अगर चंद्रमा यहां होगा, गुरु यहां होगा, अगर शुभ भावों का स्वामी है तो गज के से योग हो जाएगा, तो खत्म ही हो गया, क्योंकि गुरु तो उसको देख रहा है। पराशर जी ने दृष्टि का कोई जिक्र नहीं किया है, उन्होंने सीधा ही बोल दिया यहां पर कोई गिरा। अगर यहां पर चंद्रमा आ गया, अगर केवल चंद्रमा यहां पर भी आ गया, 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 तो केंद्र योग नहीं होगा। पराशर जी के अध्याय 39 के मुताबिक बिल्कुल स्पष्ट है। तो सूर्य को मान्यता नहीं दी है, राहु केतु को मान्यता दी है। बाकी केंद्र में आने के लिए चंद्रमा हो सकता है, बुध हो सकता है, मंगल हो सकता है, शुक्र होता है, शनि और शनि, ये सब हो सकते हैं, तो केंद्र योग नहीं होगा। मैंने आज आपको पराशर जी के अनुसार बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। पारिजात में यहां पर चंद्रमा ले लिया, वो तो आगे ग्रह का चेंज ही हो जाता है, उसको देखता है। चंद्रमा से सप्तम स्थान पर गुरु हो गया, अच्छे भाव का माली, तो गेज कुर्सी बन जाएगा। जेमिनी ने भी ऐसा बोल दिया है कि सस्वर्ग में जाओ या उसमें जाओ या चंद्रमा बलि, रात का बलि, सबका सारांश जो पराशर जी ने बताया, हमने निचोड़ निकाला है, वही उन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं। मैं दोबारा बता देता हूं कि लोगों को कंफ्यूजन है कि सूर्य के अतिरिक्त चंद्रमा की युति किसी अन्य ग्रह से अगर नहीं है तो केंद्र योग होगा। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, अथवा है बीच में, अथवा, तो नहीं होगा। और केंद्र में कोई ग्रह, सूर्य राहु केतु को छोड़ करके अगर कोई ग्रह नहीं है तो केंद्र में होगा। अगर कोई ग्रह है तो केंद्र में योग नहीं रहा। चंद्रमा के साथ कोई ग्रह है तो केंद्र में योग नहीं रहा। चंद्रमा से आगे पीछे कोई ग्रह है, केंद्र में योग। इसमें उन्होंने अथवा लगाया है, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि तीनों ही चीज चाहिए, अथवा है, या तो ये हो या ये हो या ये हो, तो केंद्र में योग नहीं होता। मैं समझता हूं आज आपके लिए काफी हो गया। और जिसको फिर भी शंका रहती है, मेरे फोन में नंबर रहता है, आप मेरे पास फोन से बताइए, मैं पराशर जी का अध्याय आपको वर्कशॉप कर दूंगा। दूसरा है, आज की कुंडली में हम इन 3 विषयों पर विचार करेंगे। आज विषय है जीवन में संघर्ष, किसी प्रकार का सुख नहीं। ऐसे जातक की जीवन में संघर्ष है, सुख किसी प्रकार का नहीं। जब धन की हानि है और केंद्र योग है, केंद्र योग दुर्भाग्य का प्रतीक है, बुद्धि और विद्या और दरिद्रता का कारण है, तो कैसे होगा। और विवाह में रुकावटें हैं। जातक का जन्म 30 जुलाई 1991 कृष्ण पक्ष 3 मंगलवार सतभिजा नक्षत्र 4 में हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ और मिथुन लगन के 9 डिग्री और लगन में केतु 24 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वितीय भाव में सूर्य कर्क राशि में 12 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर गुरु उच्च राशि में 24 डिग्री 37 मिनट लेकर विराजमान है। तृतीय भाव में सिंह राशि में लग्नेश बुध 8 डिग्री लेकर विराजमान है, तो वहीं पर शुक्र 13 डिग्री और मंगल 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में राहु 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में मकर राशि में शनि 9 डिग्री लेकर विराजमान है, शनि वक्री है। और नवम भाव में कुंभ राशि में चंद्रमा 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। धन भाव में सूर्य है। अगर धन की आकलना करते हैं हम, तो धन के कारक ग्रह की भी स्थिति हमको देखनी होगी और धन के स्वामी के भी देखनी पड़ेगी, तब हम किसी को धन को कह सकते हैं। किसी भी आपके अगर भाव के आप विश्लेषण कर रहे हैं, अगर गहराई से जाते हैं, ऐसे ही आंख मीच के चल दी अलग बात है। अगर धन की आपने चर्चा करनी है तो धन भाव में सूर्य मित्र राशि में है, लेकिन इसके साथ साथ धन के कारक गुरु हैं। गुरु की भी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी कुंडली उठा के देख लो। और चतुर्थ राशि के स्वामी, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, उनकी भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। गुरु
द्वितीय भाव में उच्च राशि में है। ध्यान दीजिए मेरे दर्शकों, गुरु की मूल त्रिकोण राशि में राहु है, धनु राशि में, और गुरु मिथुन लगन के लिए अकारक ग्रह है, और गुरु दो केंद्रापति दोषी है। गुरु दो केंद्रापति दोषी है, गुरु का दोष भंग नहीं हो रहा, और राहु अधिश राशि का स्वामी है। गुरु बिल्कुल कुछ भी कार्य नहीं करेगा, गुरु दोषी है। वो गुरु सबसे बड़ा दोषी हो जाता है केंद्राधिपति दोषी में, और तीर्थ भाव के स्वामी के साथ मिला हुआ। अगर वो त्रिकोण के साथ में होगा तो शुभ फल देगा, उसका दोष खत्म हो जाए। तो यहां पर गुरु फल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि गुरु धन का कारक है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा यहां पर नवम भाव में कुंभ राशि में है। चंद्रमा केम ध्रुव योग में फंस गया। चंद्रमा से पीछे तो शनि है, अगर शनि यहां होता, इसी के साथ होता तो नहीं रहता, केम ध्रुव योग नहीं होता, या दूसरा ग्रह भी यहां होता तो नहीं होता। दूसरा, गुरु से सटा अष्टक योग बना रहा है, सूर्य से सटा अष्टक योग बना रहा है, जो कि अशुभ योग है, निर्धनता का कारण बन गया। अब बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया धन की बात तो खत्म हो गई, धन तो गया, पराक्रम से कमाया धन जोड़ नहीं सकता, सब निकल जाएगा कैसे ना कैसे। द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में सिंह राशि में लग्नेश बुध है, शुक्र है, मंगल है। दर्शकों, तीर्थ भाग पराक्रम का भाव है। लग्नेश का यहां होना और शुक्र और मंगल का यहां होना, क्योंकि तीर्थ भाव में जब मंगल और शुक्र बन जाते हैं, लग्नेश भी आ जाते हैं, तो उसके ऊपर इफेक्टिव हो जाता है। और शुक्र मंगल ऐसी स्थिति में असामाजिक कार्य करा सकते हैं, और अगर तीनों की हम युति बनाए तो साथ में, तो ऐसी युति क्या बनती है? बुद्धिहीन, चंचल, बड़बोला, भारी शरीर वाला, अनैतिक काम करने वाला। इतना ही बोलना, इसका तीनों का आप समझ गए होंगे, क्योंकि शुक्र भोगविलास का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, और साथ में लग्नेश है, तो अनैतिक काम करने वाला। अब बात करते हैं, गुरु का हो गया, बात करते हैं अभी शनि की। गुरु मैंने बता दिया प्रभावहीन है, शुरू का मैंने बता दिया, तीनों का। अब बात करते हैं शनि की। शनि अपनी राशि में है, आयु तो अच्छी होगी, तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। व्यवसाय में परेशानी, पिता के सुख में परेशानी आएगी, और सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। शनि वक्री है, ये हमारा योग है, द्वितीय भाव में गुरु हो और छठे, आठवें, 12वें भाव में वक्री शनि हो, तो धन हानि हो जाएगी। ऐसा जातक धन को जोड़ नहीं सकता, मेहनत से कमाएगा, पता नहीं कहां चला गया, धन हानि योग बन गया। दसम दृष्टि से शनि अष्टम भाव से पंचम भाव में उच्च राशि को देख रहा है। देखिए, क्योंकि शनि की कुर्सी अलग है, यहां पर अष्टम भाव में है, लेकिन पंचम भाव को उच्च राशि से देख रहा है। शिक्षा और संतान में परेशानी के बाद कुछ सफलता मिल सकती है। संतान तो बाद में होगी, पहले शादी हो जाएगी, तो शिक्षा में परेशानी के बाद सफलता मिलती है। अच्छी शिक्षा का योग बनता है, लेकिन नहीं मिली उसको, साधारण शिक्षित रह करके ही रह गया, कोई विशिष्टता उसको नहीं मिली। अब बात करते हैं राहु की। राहु सप्तम भाव में है। राहु मायावी है, जीवन साथी के पक्ष में कष्ट देगा, सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, परेशानी देगा, स्वार्थी बनाएगा, और स्थिर दिमाग करेगा, रोगी बनाएगा। पंचम दृष्टि लाभ भाव में देख रहा है, लाभ में हानि देगा, क्योंकि शत्रु की राशि है। नवम दृष्टि से राहु यहां पर तीसरे भाव में देख रहा है, भाई बहन के सुख में कमी मिलेगी। यहां पर 24, 8, 11 शुक्र और मंगल को राहु पीट रहा है, क्योंकि मंगल के 9 डिग्री का फर्क है और शुक्र के 11 डिग्री का फर्क है, लग्नेश को नहीं पीट रहा है, तो यहां पर शुक्र और मंगल को और पीट रहा है। अब इसका मतलब मंगल पर 2 अशुभ प्रभाव आ गए, शुक्र का भी आ गया, मंगल का भी आ गया, ये राहु का काम आ गया। केतु लगन में है, गुप्त चिंताएं उसके पास रहेंगी, स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा, दिमाग अस्तित्व रहेगा। पंचम दृष्टि शिक्षा संतान पर अवरोध आएंगे। सप्तम दृष्टि यहां पर
स्त्री के भाव में दे रहा है, हानि होगी, और नौन दृष्टि से भाग्य भाव की हानि होगी, और केतु ने चंद्रमा को भी पीट दिया। एक तो चंद्रमा केंद्र योग में और दूसरा केतु की भी उसमें पिटाई में आ गया। ये ग्रहों की स्थिति रही। अब दर्शकों, जातक का सूर्य पुष्य नक्षत्र में है, इस जातक का सूर्य पुष्य नक्षत्र में है और जन्म नक्षत्र सतबीज है। पुष्य सतबीज से पुष्य नक्षत्र 12वां नक्षत्र पड़ता है। 12वां नक्षत्र पड़ता है, जातक क्या एंगेजमेंट नहीं हो रही है, 91 का है। हर मां बाप को आंख में पानी आ जाता है, यानी 9 साल वो गए, 23 से 32 साल का उम्र हो गई तो शादी नहीं हो रही है। हर मां बाप को चिंता होती है, ये गुरु की वजह से विवाह नहीं होने देता। काल शब्द दोष है, राहु केतु केंद्र में काल शब्द दोष है, चंद्रमा पीड़ित है, प्रबल पितृदोष है। ऐसे आदमी को वही है पितृदोष निवारण करके, काल शब्द दोष निवारण करके, मंगल राहु की शांति कराए, गुरु राहु की शांति कराए, सूर्य की शांति कराए तो कुछ आसार हो सकते हैं। और बिना सोचे समझे मैं ऐसा आपको एक बात आज मैं अपना एक पॉइंट बता देता हूं जो मेरा आजमाया हुआ है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, आप कुंडली को बेशक छोड़ दो, कुछ अध्ययन मत कराओ, कुछ भी मत कराओ। अगर जब आप देखते हैं शादी नहीं हो रही है, अगर लड़की है तो उसका कुंभ विवाह करा दो और लड़के का है तो उसका अर्क विवाह करा दो। वो एक दोष ना का सिर फूट जाएगा, हो सकता है आगे हो जाएगी, लेकिन अगर दोष निवारण करके करोगे तो जीवन सफल होगा। दोष निवारण करके नहीं करोगे तो शादी के बाद भी तकलीफें आएंगी। दर्शकों, मैंने आज आपको एक बालक की कुंडली में, एक पुरुष की कुंडली में, नौजवान की कुंडली में मैंने आपको 3 भाव बताए। सूर्य अगर द्वितीय भाव में है और शनि छठे, 8वें और 12 भाव में वक्री है तो कितना भी कमा लो धन नहीं होगा। दूसरा, जन्म नक्षत्र से सूर्य 7वें, 12वें, 17वें, 22वें, 27वें नक्षत्र में हो तो विवाह नहीं होने देगा। तीसरा, केंद्र योग के मैंने आपको प्राशर जी की व्याख्या भी बता दी, जातक परिजात की भी बताई, जेमिनी की भी बताई। उनमें थोड़ा बहुत लिटरल लेकिन सारांश वही आता है। तो मैंने प्राशर जी के 39वें अध्याय के मुताबिक उन्होंने 3 बताए, तीनों अथवा करके बताए, मैंने पूर्ण वाक्य। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आया है तो मेरे से टेलीफोन से बात कर सकते हैं, मैं उनको समझा दूंगा। व्हाट्सएप है तो उसका मैं खींच करके भेज दूंगा। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना, अगर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं व्हाट्सएप करके भेज दूंगा। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान से शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका कुछ भी मार्गदर्शन हुआ है तो मैं कहूंगा मेरा वीडियो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी मार्गदर्शन हो। और फिर मैं कहूंगा भाई, अगर मेरा वीडियो अच्छा है, लाइक कर रहे हो, तो अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं तो वास्तविक कुंडलियां बताता हूं, मैं ऐसा नहीं बताता यहां होगा तो ऐसा होगा। आप ये नंबर डायल कीजिए, ये चिट्ठी डायल कीजिए, आपको इस लगन में ये सारी चीजें मिलेंगी। और जातक की दशा जो थी, अभी शनि की महादशा चल रही है, 29 तक उत्तराषाढ़ वध तारा है, अशुभ दशा चल रही है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सदोष पितृदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है वो मिल सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के धर्म खाते में व्हाट्सएप करके भेजता है, जरूरत आपको संपर्क करने की। आप समझते हैं, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जिसने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।